देश की राजनीति में लगातार अपना दमखम दिखाते हुए 20 राज्यों तक पहुंच बनाने में सफल हुई अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की जनसभा 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में संपन्न हुई। यहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने जनसभा को संबोधित करते हुए पिछले कई दशकों तक शासन कर चुके राजनीतिक दलों के साथ वर्तमान में शासित भारतीय जनता पार्टी को बौद्धिक और वैज्ञानिक चुनौती पेश की। उन्होंने न केवल सत्तासीन भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नीतियों की आलोचना की, बल्कि बिना नाम लिए बसपा, सपा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों पर भी जमकर प्रहार किया। पीडी जैन इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित इस जनसभा को एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर के अलावा एपीआई के अन्य नेताओं ने और टुंडला विधानसभा से बसपा के पूर्व विधायक ने भी संबोधित किया। जनसभा से पूर्व एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट विजय मानकर का पहली बार यूपी की सियासत में दखल को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। साथ ही विजय मानकर के अभिनंदन को लेकर भी लोग आतुर दिखाई दिए। विजय मानकर ने इस जनसभा को संबोधित किया तो हर कोई शख्स बड़ी ही गंभीर मुद्रा में विचारशील और क्रियाशील नजर आया। विजय मानकर ने सभा को संबोधित करते हुए देश में बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, विषमता के साथ ही आर्थिक संकट को बड़ा मुद्दा बनाते हुए भाजपा की केंद्र और राज्य की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को इन समस्याओं के लिए भोंदू जानता नहीं पार्टी के नाम से संबोधित करते हुए जनता की खूब तालियां बटोरी। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य दलों को लेकर भी विजय मानकर ने प्रत्यक्ष तौर पर हमला बोला। हालांकि उनके निशाने पर मोदी सरकार की कुनीतियां अधिक रही। वुमेन लाइफ टाइम सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे और आपके देश की और दुनिया के कॉस्मिक लीडर धीमान विजय मानकर साहब और उनके साथ में फिरोजाबाद की इकाई को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पार्टी का कार्यालय खोला। तो आज की इस लॉन्चिंग सभा में पधारे हुए इस अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब, जो देश और दुनिया के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लीडर है, काबिल लीडर है, जैसे लीडर की जरूरत थी इस देश और दुनिया को, ऐसी काबिलियत मैं उनके अंदर देख रहा हूं। इसलिए मैं उनको तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। फिरोजाबाद की उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की विशाल जनसभा में उपस्थित हुए उत्तर प्रदेश के नागरिकों, साथ ही में दिल्ली से सटे हुए, हरियाणा से आए हुए लोग, राजस्थान से आए हुए लोग, मध्य प्रदेश से आए हुए लोग, आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश के हिस्से फिरोजाबाद की जनसभा में स्वागत है। और आप सब जानते हैं कि ये अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की जनसभा जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में एक बड़ी महत्वपूर्ण जनसभा है, क्योंकि पूरे देश में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को 20 राज्यों में ले जाने के बाद में उत्तर प्रदेश के लोग पहले से जो है इस बात को जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये विनती कर रहे थे कि सर आपने एपीआई को उत्तर प्रदेश में लाना है और आपको यूपी पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं यूपी के लोगों को बार बार ये कहता रहा, जो यहाँ पर ऑफिस बेरर्स हैं, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरीज हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बेरर्स हैं, तो इन तमाम लोगों से मैं ये कहते रहा कि आप लोगों को यूपी में अगर एपीआई को लाना है तो एपीआई के विषय में आप इसको गंभीरता से समझिए और इसका जो विज्ञान है इसको समझकर जो है यदि आप काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि विज्ञान और नीति को समझकर काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। और ये बात को उन्होंने मेरी बात को समझा और फिर बाद में वो मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि सर आपको यूपी में आना चाहिए और यूपी में ज़्यादा समय देना चाहिए। तो आप लोगों की विनती पर मैं यूपी में आया हूँ और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि यूपी जो है मेरी बात को समझेगी
उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है। आप लोग सब जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत की सबसे ज़्यादा आबादी यूपी में रहती है। और यदि यूपी में मेरी बात को यदि आप अच्छे से समझते हैं तो मैं आपको ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि अब तक आपको और देश को जो बातें किसी ने सिखाई नहीं, किसी ने बताई नहीं, और वो बातों पर काम करके जो देश में और यूपी में बदलाव आ सकता है, वो बातें जो है वो मैं आप लोगों के बीच आप लोगों को सिखाकर यहाँ पर जो काम अब तक नहीं हुआ उससे बड़ा काम हम यूपी से कर सकते हैं और देश में कर सकते हैं। ये बात मैं आप लोगों को जो है वो बड़े विनम्रता से कह सकता हूँ। साथियों, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये किसी एक राज्य की पार्टी नहीं, किसी एक भाषा की पार्टी नहीं, किसी एक जाति समुदाय या धर्म की पार्टी नहीं। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये देश के लोगों की पार्टी है, इंसानियत की पार्टी है। इसका बेस विज्ञान है। और ऑफकोर्स भारत के अंदर में जो लोग जाति के शिकार हुए हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड्स हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, चाहे वो आदिवासीज हो, या चाहे वो महिलाएं हो, या किसान हो, श्रमिक हो, जो लोग जो है या भटके विमुक्त हुए, जो लोग यहाँ पर भेदभाव का शिकार हुए, कास्ट के भेदभाव का शिकार हुए, ब्राह्मणिज्म का शिकार हुए, उन तमाम लोगों को इससे रिलीफ कैसे दिलाई जाए, इससे उनको लिबरेट कैसा किया जाए, मुक्त कैसा किया जाए, इसका एक विशेष साइंस, विशेष पॉलिसी जो है वो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के पास है। और वो बात जो है वो आप लोगों को मैं आज जो है वो बताना चाहूँगा। लेकिन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को हमने पूरे देश में इसलिए निर्माण किया क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी, जो भारत का लोकतंत्र है या भारत का संविधान है, या देश में जो पिछले 70 सालों में हमारा देश जहां जाना चाहिए था वो न जाने के पीछे उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि भारत में राष्ट्रीय लेवल पर 2-3 अच्छी पार्टी जो देश को चला सके, जो विज्ञान को समझकर, संविधान को समझकर, मानवाधिकारों को समझकर, नीतियों को समझकर जो देश को अच्छे से चला सके, देश को बदल सके, लोगों के जीवन को जो है वो ऊपर उठा सके, वो पार्टी जो है वो देश के अंदर में इंडियन डेमोक्रेसी में जो है वो ठीक तरह से निर्माण नहीं हुई। जो 2 मेजर पार्टीज देश के अंदर है, आप लोगों के आगे है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या उससे जुड़ी हुई पार्टीज है, उन लोगों को ये करना नहीं है, उनको ये बातें समझ में नहीं आती है। जो दूसरी पार्टीज है, जो कहीं सामाजिक न्याय के आधार पर या कहीं दूसरे स्लोगन्स के आधार पर जिन लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स को किया, मैं ऐसा कहूँगा किसी की बुराई ना करते हुए कि उन लोगों को भी जितना ज़्यादा इस विज्ञान को और नीति को समझने की जरूरत थी, वो ना समझने की वजह से उनको बार बार मौका मिलने के बावजूद वो देश को या राज्य को बड़े पैमाने पर नहीं बदल पाए। हम जब आज भी दुनिया में डेटा देखते हैं तो बड़ा दुख होता है इस बात को देखकर कि चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे वो इंक्लूसिव इंडेक्स हो, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो जेंडर इंडेक्स हो, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स भी क्यों ना हो, या एनवायरमेंटल इंडेक्सेस क्यों ना हो, हम ये देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश अभी भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर पीछे है। भारत जो दुनिया का अभी आबादी के मामले में दूसरे नंबर का देश है और बहुत जल्द पहले नंबर का देश होगा। आने वाले 5-7 सालों में भारत की आबादी ये दुनिया में चाइना को क्रॉस कर जाएगी, ये पहले नंबर का देश होगा। रिसोर्सेस में जिसको ये बात कही गई कि भाई जो भारत की या किसी भी देश की पूरी जो वेल्थ है वो कितनी होती है, तो उसका कैलकुलेशन किया गया। उस कैलकुलेशन के हिसाब से दुनिया में भारत में जो नेचुरल वेल्थ है, ह्यूमन वेल्थ है और कैपिटल वेल्थ है, यानी जो नेचुरल संपत्ति है, जो मानव जो आबादी है हमारी और उसके वजह से उसका डेवलपमेंट करने में से जो मानव विकास होता है, और साथ में जो ह्यूमन कैपिटल यानी टैलेंट जो डेवलप किया जाता है इंसानों से, वो प्रोड्यूस कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और साथ में जो है नेचुरल कैपिटल को यदि मिला लिया जाए तो भारत जो है वो 11वें नंबर पर है। तो 11वें नंबर पर भारत, यानी दुनिया में अगर सब चीजों में देखा जाए तो भारत कम से कम 10वें 11वें नंबर पर होना चाहिए था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 70 साल जाने के बाद भी हमारा देश जो है
वो सब इंडिकेटर्स में, सब पैरामीटर्स में दुनिया में 100 देशों के बाहर है। अब जिस देश को पहले 10 में होना चाहिए था वो 100 देशों के बाहर है। और अगर ये 100 देशों के बाहर है तो मैं समझता हूं कि इसके दो बहुत बड़े प्रमुख कारण हैं। देश में हम जानते हैं कि गरीबी है, असाक्षरता है, शोषण है, और हम सब जानते हैं कि भारत की जो समस्या है वो जाति की समस्या है, जो कुछ इंसानों ने गलत सोच से यहाँ निर्माण कर दी, ग्रामीण लोगों ने, वो जाति की व्यवस्था है, ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब देश आजाद हुआ और देश में संविधान आया और डेमोक्रेसी आई, उसके बाद जो भारत के लेवल पर जो अच्छी 2-3 राष्ट्रीय लेवल की पार्टीज निर्माण होना चाहिए था, वो पार्टीज निर्माण ना होने की वजह से, और वो लीडर्स, टैलेंटेड लीडर्स, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, टैलेंटेड लीडर्स जो है वो निर्माण ना होने की वजह से, वैसी नीतियों को स्वीकार ना करने की वजह से जो है देश हमारा जो है वो आज भी 100 के बाहर रहा। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत को बदला नहीं जा सकता? सवाल ये उठता है कि क्या भारत को पहले 10 देशों में नहीं लाया जा सकता? मेरा ये मानना है, हमने 2014 में ये नीति डिक्लेयर की थी, नए भारत की, प्रबुद्ध भारत की नीति डिक्लेयर की थी, और ये नीति भारत में लोकसभा चुनाव के पहले घोषित करने वाली ये अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया देश की पहली पार्टी थी। और ये नीति अभिवचन भारत का सबसे बेस्ट नीति अभिवचन था। और आप इसी से समझ सकते हैं कि आज भी एपीआई की नीति को कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो कॉपी कर रही है। कहीं कहीं जरूरत पड़ती है तो बीजेपी भी जो है उसकी नकल मारती है। इसी से आप समझ सकते हैं कि यदि वो नकल मार सकते हैं एपीआई से, तो अकल वाली पार्टी एपीआई को कितना आता होगा, जिसकी नकल मार मार कर वो अपना काम चला रहे हैं। तो वो अकल वाली पार्टी को, एपीआई को क्या आता होगा, इसको आप समझ सकते हैं। तो क्या देश में बदलाव नहीं लाया जा सकता है? मेरा ये मानना है, दुनिया का अध्ययन करने के बाद, देश का अध्ययन करने के बाद, और मैं बहुत चंद वो लीडर हैं देश के अंदर में जो पूरा इंडिया घूमते हैं, जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक जाते हैं, पश्चिम भारत से पूर्व भारत तक जाते हैं, गांव में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। उन लीडर्स में से मैं एक लीडर हूं जो पूरे इंडिया में घूमता हूं, इसलिए मुझे इंडिया की समझ भी ज्यादा है। मैं ये बात दावे से कहना चाहता हूं आप लोगों को, और ये बात मैं दावे से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरा अध्ययन है। 28 साल हो गए, 29 साल हो गए देश और दुनिया का अध्ययन किया है, और मुझे इस बात का अभिमान है, इस बात का जो है वो मुझे स्वाभिमान है। बड़ी विनम्रता से ये बात मैं कह सकता हूं कि भारत की पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की पर्सनल लाइब्रेरी, जो किताबें घरों में, पर्सनल जो घरों में किताब होती है, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में यदि किसी की लाइब्रेरी होगी तो वो विजय मातकर की लाइब्रेरी है। ये बात मैं जो है वो बड़े जो है वो विनम्रता से ये बात कह सकता हूँ, और इसलिए मैं ये बातें इतने कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूँ और इतना चैलेंजिंग मैंने कह रहा हूँ। साथियों, ये नीति को यदि देश में लागू किया जाए तो हमारा देश 10 सालों में पहले 10 कंट्रीज में आ सकता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया की एक ही प्रॉब्लम है। इंडिया की क्या प्रॉब्लम है? इंडिया की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के लोग नौटंकी लोगों को, नाटकबाज लोगों को प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये भारत की प्रॉब्लम है। क्या भारत की प्रॉब्लम है? भारत की ये प्रॉब्लम है कि जो ड्रामा करता है, जो नौटंकी करता है, जो कैमरे के आगे जो है वो रोता है, जो केदारनाथ में मेडिटेशन करने जाता है वहां भी कैमरा आ जाता है। पता नहीं कभी किसी दिन बेडरूम और टॉयलेट रूम में भी कैमरा पहुंच जाए जो है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री जो है, ये प्रधानमंत्री जो है, अब इनके विषय में तो कुछ बोलना, मैं समझता हूँ, मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि डिक्शनरी से एक वर्ड को हटाना पड़ेगा, एक वर्ड को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं थक गया हूँ पिछले 4 सालों से, 5 सालों से बोल के। मैंने एक बात भी कही थी कि मैं इनको अवार्ड दूंगा, और वो अवार्ड, मेरा समय आएगा तो मैं उनको अवार्ड दूंगा भी।
और वो अवार्ड में ऑलरेडी डिक्लेयर किया था कि मैं देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामेबाज अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। ये बात जो है मैं अवार्ड देने वाला हूँ। आप लोगों से 10 लाख रुपए इकट्ठा करूंगा, आप लोग मुझे 100 रुपए 200 रुपए देना, एक ऐसा बड़ा मंच लगाएंगे उसके ऊपर में उनको अवार्ड जरूर देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अवार्ड तो जब देने का समय आएगा तब हम उनको देंगे, लेकिन उसके पहले शायद डिक्शनरी से एक वर्ड हटाना पड़ेगा। क्या वर्ड हटाना पड़ेगा? बेशर्म। क्या वर्ड हटाना पड़ेगा? बेशर्म। ये शब्द मुझे लगता है भारत के डिक्शनरी से हटाने का समय आया है। क्यों हटाने का समय आया है? इसकी कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बनी, तब भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, वो 8% से बढ़ रहा था। 8% से हमारे देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा था। और आज वर्ल्ड बैंक का डेटा हो, IMF का डेटा हो, RBI का डेटा हो, या स्टैंडर्ड एंड पुअर का रेटिंग्स हो, या फिच का रेटिंग्स हो, जितने भी आर्थिक एजेंसीज है दुनिया की या देश की, वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि अब भारत किसी भी हालत से 5.8% से 6.1% से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। यानी भारत की अर्थव्यवस्था जो 8% से ज्यादा बढ़ रही थी, आज वो जो है वो 5.8% से या ज्यादा से ज्यादा 6% से जो है वो बढ़ेगी। आप शायद इस बात के मायने नहीं जानते, मैं इस बात का मायने आपको समझाना चाहता हूं। भारत में पिछले 5 सालों में 18 लाख करोड़ रुपया 18 लाख करोड़ रुपया देश से चला गया। 18 लाख करोड़ रुपया जो हमको देश में आना चाहिए था, वो भारत से चला गया। जब 3% हमारी ग्रोथ रेट कम हो गई, 5% से नीचे ग्रोथ रेट आई, इसका अर्थ ये होता है कि पिछले 5 सालों में 18 लाख करोड़ रुपया देश से चले गया। भारत में गलत नोटबंदी करने की वजह से, गलत GST को लागू करने की वजह से, बैंक के घोटालों के वजह से और NSFT क्राइसिस के वजह से जो है भारत के अंदर 18 लाख करोड़ रुपया चले गया। दुनिया में 2 कंट्री में चाइना और भारत का उदाहरण कई बार देता हूं। चाइना के विचार को हमको मानने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उदाहरण आपको दे रहा हूं। उनका सिस्टम अलग है, हमारे देश का सिस्टम अलग है, लेकिन दोनों ही देश एक साथ आजाद हुए, एक साथ उन्होंने नया अपना कंट्री बनाया। 1949 में हमारी आबादी भी दोनों की लगभग एक ही जैसी है, वहां पर भी बहुत ज्यादा गरीबी थी, लेकिन 40 सालों में चाइना ने 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 40 सालों में चाइना ने 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हम 40 करोड़ लोगों को भी गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाए। 40 करोड़ लोग भी गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाए। दूसरा, चाइना और हमारी आबादी एक जैसी है। चाइना में 77 करोड़ लोग रोजगार में हैं। 77 करोड़ ऑफ द चाइनीज दे आर एम्प्लॉयड, they are having some type of an employment, whether it's a business, whether it's a self-employment, or whether it's a government service or any other nature of employment. The Chinese 77 crores they are into employment. यानी 77 करोड़ चाइना के लोगों को रोजगार है। हमारे देश में 51 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। 51 करोड़ लोगों को हमारी जो उम्र है और जो आबादी है, यंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से 51 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। नोटबंदी के बाद 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ लोगों का रोजगार बढ़ने की बजाय देश में चले गए। 5 करोड़ लोगों का रोजगार देश में चले गया। 45 साल में जो बेरोजगारी
भारत में कभी नहीं रही, देश में कभी नहीं रही। कोई बेरोजगारी मोदी जी के पीरियड में पहली बार देश में निर्माण हुई, पहली बार देश में निर्माण हुई। और ये जो हमारे युवा है, चाहे लड़के हो लड़कियां हो या गांव के लोग हैं, चाहे शहरों में झुग्गी झोपड़ी में लोग हैं, उन लोगों को जो है आज उनकी इनकम कम हो गई। नया डेटा ये कह रहा है कि आप एक दिन में पहले जितना खर्चा करते थे अपने जीवन को चलाने के लिए, उससे कम खर्चा पूरे देश के लोग कर रहे हैं। इसका मतलब भारत जो है वो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में एंटर हुआ है। जिसको इकोनॉमिक्स का थोड़ा नॉलेज है उनके लिए कह रहा हूं कि ये साइक्लिकल प्रॉब्लम नहीं, ये स्ट्रक्चरल आर्थिक प्रॉब्लम है और यहां से भारत को निकालना डिफिकल्ट होगा। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, यहां से भारत को निकालना डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा? क्योंकि ये लोग तो शाखा में जाके सिर्फ कसरत किए है, पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं है। सुबह जाकर काली टोपी लगाकर सुबह शाम जो है वो एक्सरसाइज किए है, तो इनका शरीर तो मजबूत हो गया है लेकिन दिमाग कमजोर है। शरीर तो मजबूत हो गया है लेकिन दिमाग कमजोर है। किसका दिमाग कमजोर है? जो लोग काली टोपी डाल के चाहे काली टोपी वालों के साथ उधर रहे हो, चाहे कमल के साथ इधर रहे हो, उनका दिमाग कमजोर हो गया है। अभी आप देखिए, हमारे देश के एक अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, उनको नोबेल प्राइज मिला। किस बात में नोबेल प्राइज मिला? 20 साल के संशोधन के बाद अमेरिका में जाकर उन्होंने पढ़ाई की। 20 साल के संशोधन के बाद उनको नोबेल प्राइज मिला। किस बात में नोबेल प्राइज मिला? कि गरीबी को, अच्छे से सुनिए, गरीबी को वैज्ञानिक तौर पर क्या नीति को लागू करके, उसके आंकड़ों को देखकर समझकर गरीबी को कौन कौन सी नीतियों से जल्दी समाप्त किया जा सकता है, ये रिसर्च अभिजीत बनर्जी ने किया। मैं ये समझता हूँ कि इसकी जरूरत अमेरिका को नहीं, इसकी जरूरत इंग्लैंड को नहीं, इसकी जरूरत फ्रांस को नहीं, इसकी जरूरत जापान को नहीं, इसकी जरूरत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को नहीं, इसकी जरूरत शायद सबसे ज्यादा भारत को है, तंजानिया को है और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को है। जब अभिजीत बनर्जी भारत में आए, दिल्ली में गए, प्रधानमंत्री से मिलने गए, प्रधानमंत्री जी ने उनको चाय पिलाया, लेकिन ये प्रधानमंत्री ने अभिजीत बनर्जी से ये नहीं कहा कि आप हमारे देश के लोगों, आपने इतना बड़ा नॉलेज मिला है गरीबी को दूर करने के लिए, हम एक कमेटी बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं, आप उस पर भारत पे स्टडी करो और दो साल में हमको रिपोर्ट दो कि हम भारत की गरीबी को 5 साल से कैसे समाप्त कर सकते हैं। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने अभिजीत बनर्जी को नहीं कही। इसका अर्थ साफ होता है कि मोदी जी भारत से गरीबी को समाप्त नहीं करना चाहते, पिछड़ेपन को, विषमता को समाप्त नहीं करना चाहते। मोदी जी भारत में गरीबी बनाए रखना चाहते हैं, गरीबों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, विषमता को बनाए रखना चाहते हैं और उसके आधार पर बीजेपी को जो है वो रूल में बनाए रखना चाहते हैं। ये बात जो है इससे प्रस्तावित होती है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो व्हाट डज इंडिया रिक्वायर? भारत को किस चीज की जरूरत है? भारत को किस चीज की जरूरत है? मैं आपको कुछ नई बातें कहूंगा, क्योंकि मैं इनके जैसा लीडर नहीं हूं जैसे आप लीडर्स देखते रहे। मैं पढ़ लिख के काम करके लीडर बना और पढ़ लिख के काम करके सारी देश की पार्टीज को चैलेंज करके अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई है। सारी देश की पार्टीज को चैलेंज करके, लीडर्स को चैलेंज करके एपीआई को बनाई है। तो मैं ये कहता हूं कि भारत में किसी चीज की कमी नहीं है। ये बात आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा। इंडिया is not a poor country. India is not a poor country. India is a rich country with poor people. India is a rich country with poor people. भारत ये गरीब देश नहीं है, भारत ये अमीर देश है। तो यहाँ पर लोगों को गरीब रखा गया है, यहाँ लोगों को पिछड़ा रखा गया है, यहाँ लोगों को दलित रखा गया है, यहाँ लोगों को जंगलों में जो है वो आदिवासी बनाकर रखा गया है, गांव में पिछड़ा बनाकर
शूद्र बनाकर रखा गया है, महिलाओं को पीछे रखा गया है, किसानों को पीछे रखा गया है, यहाँ के श्रमिकों को पीछे रखा गया है। भारत ये गरीब देश नहीं है, भारत अमीर देश है, पर यहाँ की गलत नीतियों के वजह से, गलत पार्टियों के वजह से, गलत विचारों के वजह से भारत को जो है वो पीछे रखा गया है। मैं आपको वो डेटा शेयर करता हूँ। क्या डेटा शेयर करता हूँ? एक, आज भारत का जीडीपी 7वें नंबर पर आ गया। 5वें नंबर पर आने के बजाय जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी देश का पैसा, अगर आपको जीडीपी ना समझे तो सिंपल भाषा में समझिए, देश का पैसा, जैसा हमारा पैसा होता है एक परिवार का, एक व्यक्ति का, वैसा देश का पैसा। तो देश का पैसा तमाम देशों में भारत नोटबंदी के बाद 5वें नंबर से 4थे नंबर पर जाने के बजाय, यानी इंग्लैंड से आगे जाने के बजाय 7वें नंबर पर आ गया। फिर भी भारत का जो जीडीपी है लगभग $3 ट्रिलियन यानी 210 लाख करोड़ रुपया टच कर गया है। 210 लाख करोड़ रुपया टच कर गया। दूसरी बात, एक डेटा बाहर आया जिसके ऊपर देश के लीडर्स बात नहीं करते, देश की पार्टीज बात नहीं करती, शायद जनता भी इस बात को भूल गई है या कभी कभी बोल देती है फिर भूल जाती है। जब नोटबंदी हुई, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो मोदी जी ने ये बात कही, मोदी सरकार ने ये बात कही। क्या बात कही? ये बात कही कि मैं नोटबंदी इसलिए कर रहा हूं कि मुझे काले धन को सफेद करना है। क्या आर्ग्यूमेंट था? आर्ग्यूमेंट ये था कि मुझे काले धन को सफेद करना है, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट बनाना है। तो मैं मोदी जी से पूछ रहा हूं, और मैं पहला लीडर हूं जब 10 दिन के अंदर जब नोटबंदी हुई तब मैंने ये बात कही थी, मेरे वीडियो अभी भी अवेलेबल है। नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई, 10 दिन के अंदर मैंने ये बात को कहा था कि नोटबंदी से काला पैसा व्हाइट नहीं होता, नोटबंदी से काला पैसा व्हाइट नहीं होता, क्योंकि काला पैसा नोटों में नहीं होता है, काला पैसा जहां नोट नहीं होते हैं वहां होता है। आपको इकोनॉमिक्स का ये सिद्धांत समझने की जरूरत है। कहाँ होता है? जिसको आप काला पैसा कहते हो, काला धन कहते हो, उसको काला कहना भी ठीक नहीं है। ये गोरे कालों का झगड़ा तो दुनिया में बहुत चला है, इसको रेसिज्म कहते हैं, इसलिए मैं उसको ब्लैक मनी कहना ठीक नहीं कहता। और मेरे लिखने के बाद शायद उसको अभी नया शब्द मिल रहा है, अनअकाउंटेड मनी ऑफ इंडिया, अनअकाउंटेड वेल्थ ऑफ इंडिया। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी बनी थी उसको मैंने लिख के भेजा था कि भाई ये जो ब्लैक एंड व्हाइट आप यूज कर रहे हैं ये रेसिस्ट वर्ड है। पैसा ना काला होता है ना गोरा होता है, आप काले लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये तो गोरे लोगों की काली करतूत का नतीजा है। तो इसलिए इसको ब्लैक मत बोलो, इसको रेस न्यूट्रल बनाओ। उसके बाद इसको अनअकाउंटेड वेल्थ, इलिसिट वेल्थ, इलीगल मनी, ऐसा टर्म अभी यूज किया जा रहा है ऑफिशियली, पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। भारत में आप जानते हैं कुछ बातें आपको आश्चर्य होगी। आप कहते हैं कि मैं 250 रुपए कमा रहा हूं, चूड़ी बना रहा हूं, 350 रुपए क्यों नहीं होता? मैं अभी भिंड बनाना से आया, भिंड दतिया से आया, मैंने किसानों को पूछा, छोटी दुकान वालों को पूछा कि आप पैसा कहाँ रखते हो? तो कहे सर कुछ नहीं, हाथ में आता है खर्चा हो जाता है। मैंने उनको पूछा बैंक अकाउंट नहीं वो कहे है, तो मैंने कहा बैंक अकाउंट में आप एफडी बना के क्यों नहीं रख दिया? पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं कर दिया? 50,000 1 लाख रुपया। वो कहते सर 50,000 1 लाख होगा तब तो हम फिक्स करेंगे ना, हमारे पास तो पूरी जिंदगी जा रही है, लेकिन 1 लाख रुपया आज तक बैंक में जमा नहीं हुआ, पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं हुआ। जो छोटे बिजनेस करते हैं उनकी आमदनी नहीं बढ़ती है। जो लोग सालों साल सर्विस कर रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कैलकुलेट किया जाए तो उनकी रियल वेजेस नहीं बढ़ रही है। तो क्या भारत में सही में पैसा नहीं है? सही में भारत में पैसा है। और ये आदमी को मैं झूठा इसलिए बोल रहा हूं और इसलिए मैंने कहा कि डिक्शनरी से बेशर्म शब्द हटाने का समय आया है, क्योंकि यह आदमी ने देश के साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार
झूठ बोला है, झूठ बोला है, झूठ बोला है और आज तक केवल झूठ बोल रहा है। आज तक भी ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। भारत में स्टडीज हुई, क्या स्टडीज हुई, क्या अध्ययन हुआ? अध्ययन ये हुआ कि भारत में काला पैसा कितना है। What is the black, what is the unaccounted wealth of India? You would be surprised to know. The data is very much worrisome. What is the data? What does the data say? The data says that the unaccounted wealth of India is from 17% to 125%. यानी ये जो डेटा है, आप थोड़ा सा अनिजी फील मत कीजिए। अंग्रेजी में आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों ने आपको चमार कहकर अपमानित किया। उन लोगों के लिए मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने आपको गाली दी उनको मैं गाली दे रहा हूँ। सिर्फ फर्क इतना है कि गाली मैं आपकी गांव की भाषा में, ठेठ भाषा में नहीं दे रहा हूँ, उनको मैं अंग्रेजी में गाली दे रहा हूँ। और वो गाली मेरी आप नहीं समझेंगे, वो जरूर समझ जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से यूपी में उनको चैलेंज करूंगा, यूपी में चैलेंज करूंगा। अभी पत्रकार ने मुझे पूछा कि सर एक फाइनल संदेश और बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं। तो मैंने पत्रकार को अभी कहा, अभी तो ये झांकी है, अभी तो ये झांकी है, 2022 बाकी है, 2022 बाकी है। तो कहने लगे सर आपके आने से कोई और पार्टी साइकिल वाली पीछे जाएगी, हाथी पीछे जाएगा। मैं कहने लगा साइकिल का क्या होगा, हाथी का क्या होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं यूपी में आऊंगा तो योगी और मोदी को पानी पिला पिला के उत्तर प्रदेश में मारूंगा। मेरी बात ध्यान में रखना, मैं बहुत आपको सिंपल दिख रहा हूं, सोबर बोल रहा हूं, लेकिन मैं बहुत डेंजर लीडर हूं। हम लोगों ने इनको छत्तीसगढ़ में हराया, अभी बीजेपी को झारखंड में हराने वाले, अभी आपके बाद में झारखंड जाने वाला हूँ वापस नागपुर में जाकर। तो मैं इंग्लिश आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको जिन्होंने गाली दिया वो गाली का बदला निकाल रहा हूँ। और इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ कि जो घंटी बजाए हैं इलाहाबाद में, कहाँ बजाए घंटी? आप ही बजाते हो, जो लोग उधर बजाते, मैं कहा वाराणसी में और कहा, वो छुट्टी वालों को बोल रहा हूँ कि तुम्हारी छुट्टी में दम नहीं है, एक भी पैदा नहीं हुआ ऊपर से जो विजय मानकर का मुकाबला इंडिया में कर सके। एक भी पैदा नहीं हुआ जो इंडिया में विजय मानकर का मुकाबला कर सके। और अगर तुम्हारी माँ नहीं सॉरी, वो बाप जो जिसके वहां से पैदा हुए थे, वो आप डिसाइड करो, मैं नहीं बोलता। अगर उसने तुमको दूध पिलाया होगा तो एक काम करना, आपका जो सबसे इंटेलिजेंट छुट्टी वाला होगा उसको ये स्टेज पर ला लेना, कमल वाले को। हाथ वाले के तो कुछ रही नहीं, अभी वो तो गया बेचारा, जाने दीजिए, हाथ वाले को दो दिन के लिए छोड़ देते हैं। वो कमल वाले को ये स्टेज पर ला लेना। जेटली जी तो रहे नहीं, गई सुषमा स्वराज गई, अब प्रजा कौन है? मैडम सीतारमन। तो उनको, महिलाओं का मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उनको लाओ। अब कौन बचा है? रविशंकर प्रसाद, उसको लाओ। और किसको लाना है लाओ, लेकिन योगी को मत लाना, गलती से भी किसको मत लाना, योगी को मत लाना। नहीं तो उसको जो है वो डिक्शनरी खोलना भी मुश्किल हो जाएगा कि मैं कितने डिक्शनरी खोलूं और कितने शब्दों को बोलूं। इसलिए ऐसी गलती मत करना। मैं अंग्रेजी आप लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। आपको तो मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि भारत में स्टडी अध्ययन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं सीखना है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपको 1585 का फॉर्मूला बताया लोगों ने, बताया ना वो फॉर्मूला, उस पर मैं आज नहीं जाऊंगा डिटेल में। लेकिन आपको एक बात कह रहा हूं, यदि आपको रूलिंग में आना है, कैसे आना है? रूलिंग में आना है। आपके पास वोट है, आपके पास वोट, लेकिन आपके पास में कुछ चीज एब्सेंट। क्या एब्सेंट है? आपके पास वोट है, लेकिन आपके पास देश को चलाने के लिए जो नॉलेज लगता है, जो टैलेंट लगता है, जो क्वालिटीज लगती है, वो एब्सेंट है। मैं यूपी में इसलिए आया हूं, मैं यूपी में इसलिए आया हूं कि आपके पास जो वोट है, जो आबादी है, जो जनसंख्या है, उसमें ये नॉलेज मैं आपको सिखा सकूं,
ये साइंस आपको सिखा सकूं, वो क्वालिटीज आप में डेवलप कर सकूं, ताकि अब यदि आप सीएम बनो तो सीएम बन के केवल लखनऊ तक ना रुको, अब आप देश की गद्दी को जो है वो कैप्चर कर सको और वहां से आपकी तारीफ कम हो रही, मैं जानता हूं कॉन्फिडेंस कम है आप लोगों को, लेकिन वहां से जब आप दिल्ली जाओ, चाहे इसको 5 साल लगे, चाहे इसको 10 साल लगे, लेकिन उसके बाद नो वैकेंसी फॉर बीजेपी एंड कांग्रेस, नो वैकेंसी फॉर बीजेपी एंड कांग्रेस। उसके बाद चाहे इस काम को 5 साल लग जाए, चाहे इस साल को 10 साल लग जाए, लेकिन इसके बाद मैं जाति को नहीं मानता, लेकिन कोई दलित का लड़का, कोई दलित की लड़की अगर इस देश की सीएम इस राज्य की जो है वो सीएम बनेगी, तो वो सीएम नहीं बनेगी, वो पीएम बनेगी और वो नया भारत और प्रबुद्ध भारत को निर्माण करेगी। इस काम के लिए मैं उत्तर प्रदेश में आया हूँ, केवल आपका दिल बहलाने के लिए, आपकी तालियों को बटोरने के लिए यूपी नहीं आया, और यूपी में पूरे 5 साल नहीं आया, किसी के वजह से नहीं आया, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलते रहा कि अगर यूपी में आना है तो मेरा टाइम का आपको सदुपयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं किसी भी स्टेट में जाके ये काम करूंगा। तो मैं मोदी जी की आखिरी बात आपको बताकर मैं अपनी बातों पर आगे आऊंगा। भारत में एक स्टडी हुआ, क्या स्टडी हुआ कि भारत में ये जो काला पैसा है वो कितना है, तो ये पाया गया कि 17% से 125%। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है अगर 125% बोल दो तो 210 लाख करोड़ हमारा जीडीपी है, यानी 210 लाख करोड़ से ज्यादा काला पैसा है। फिर इसके कुछ मीडियन यानी एवरेज निकाल के निकाला, फिर भी ये कहा कि भारत में किसी भी तरह 62% ऑफ द जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद का 62%, इससे कम काला पैसा नहीं, इससे कम काला पैसा नहीं है। कितना हो जाता है? ध्यान से सुनो, 125 लाख करोड़ रुपया, 125 लाख करोड़ रुपया, 125 लाख करोड़ रुपया। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। क्या स्टडी हुआ? स्टडी ये हुआ कि भारत के 1% लोगों के पास, 1% लोगों के पास, यानी 1,30,00,000 लोगों के पास भारत की 85% संपत्ति है, 85% संपत्ति है और 44% इनकम है। भारत के 1% लोगों के पास यदि इस काली वेल्थ को भी जोड़ दिया जाए तो 85% संपत्ति है, 44% इनकम है। और कांग्रेस के समय से यदि 1970 के दशक से यदि इस काली संपत्ति को टैकल किया गया होता तो आज भारत का जीडीपी यानी हमारे देश की संपत्ति और पैसा ये अमेरिका के बराबर होता, अमेरिका के बराबर होता। और आज हर भारतीयों का जो एवरेज पैसा है वो 11,500 करोड़ रुपया है, सॉरी 11,500 रुपया महीना है भारतीयों का एवरेज। वो 90,000 रुपया हर भारतीयों के जेब में होता यदि भारत के अंदर इस इलिसिट इकोनॉमी को, इस अनअकाउंटेड वेल्थ को, काले धन को यदि 1970 के दशक से टैकल किया होता तो इतना पैसा देश में होता। अब आज कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं, हमारे पास बजट नहीं, गरीबी है, मंदी है, हम आपको शिक्षा कहां से देंगे, हम आपको रोजगार कहां से देंगे, हम किसानों को बीज कहां से देंगे, खाद कहां से देंगे, आपके धानों को मूल्य कहां से देंगे, महिलाओं के लिए हम जो है वो शिक्षा का प्रावधान कहां से करेंगे, हम मजदूरों की मिनिमम वेजेस कैसे बढ़ाएंगे, हमारे देश में तो पैसा ही नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। मैं मोदी जी से कह रहा हूं कि मोदी जी यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप ईमानदार हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यदि आप ईमानदार हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं
कि ये जो 125 लाख करोड़ रुपया है इसको आप निकालो, पूरा नहीं निकलता है तो 100 लाख करोड़ निकालो। और एक फॉर्मूला बता रहा हूं, एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं, ये फॉर्मूले पर इसको पॉलिसी बनाकर लागू कर दो। क्या फॉर्मूला है? E4H2 S2 R2, E4 S2 S2 R2, E4 S2 S2 R2। क्या E4? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंडाउमेंट, S2 हेल्थ, हाउसिंग, S2 स्किल्स, सोशल सिक्योरिटी, R2 रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन। E4 S2 S2 R2। क्या कर लो? शिक्षा करो। और ये बीजेपी की सरकार है, एक कमीशन बना हमारा कस्तूरी रंगन कमीशन, आपने सुना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भारत कैसे आगे लाया जाए, कस्तूरी रंगन कमीशन बना। एक कमीशन बना किसानों के लिए, उसको स्वामीनाथन कमीशन कहा जाता है कि किसान को अमीर कैसे बनाया जाए, खेती को उद्योग कैसे बनाया जाए, इसके लिए स्वामीनाथन आयोग बना। माइनॉरिटीज के लिए बना स्ट्रक्चर कमेटी, कुंडू कमेटी का रिकमेंडेशन आया। बच्चे विमुक्त कैकाड़ी, बंजारा, गाड़ी लोहार, इनके लिए बना इज्जत कमीशन, उसने जो है वो बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। और इसके अलावा मैंने जो 20 पेटिशन की अभी तक भारतीय राज्यों को, उसमें इनके अलावा मैंने और बहुत सारी ज्यादा बातें सजेस्ट की है। भारत के अंदर शिक्षा जब तक समान शिक्षा नहीं दी जाएगी, मेरी बात को आप ध्यान में रखिए, समान शिक्षा, एक जैसी स्कूल, एक जैसा करिकुलम जब तक नहीं बनाया जाएगा, जब तक नहीं दिया जाएगा, तब तक भारत से अगड़ों और पिछड़ों का भेद समाप्त नहीं होगा। अगड़े और पिछड़ों का क्या भेद है? एक भेद ये भी है। क्या भेद है? कि वो इंग्लिश में बात करता है, आपको ठीक से हिंदी भी नहीं आती है। वो कहता है कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, मैं इंटरनेशनल करिकुलम में पढ़ूंगा। आपको गांव के स्कूल में टीचर है तो बेंच नहीं, बेंच है तो चौक नहीं, चौक है तो डस्टर नहीं, डस्टर और ब्लैक बोर्ड है तो टॉयलेट नहीं, मिड डे मील्स में अंडा नहीं, मिड डे मील्स में फ्रूट नहीं, मिड डे मील्स में आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आपको 3 करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है, स्टेट करिकुलम, सेंट्रल करिकुलम, इंटरनेशनल करिकुलम। तो मैंने एक दिन एक बात कही थी, मैं छत्तीसगढ़ में था, तब मैंने एक बात कही कि ये जितने बम्बई दिल्ली में बैठ के कहते हैं कि हम बहुत होशियार हैं और हम लोग तो आज बनेंगे, हम तो सीओ बनेंगे, हम तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करेंगे और देश के 80 के अंदर टैलेंट नहीं, वो तो रिजर्वेशन से केवल ऊपर आ रहे हैं। ऐसा आप लोगों ने भी कई बार सुना और हम लोग सुनते रहे। तो मैंने एक दिन छत्तीसगढ़ में एक बात कही थी। क्या बात कही थी? कि जिस दिन अंबानी का बच्चा, जिस दिन अंबानी का बच्चा और आदिवासी का बच्चा 12वीं कक्षा तक एक ही जैसी स्कूल और एक ही जैसी करिकुलम में पढ़ेगा, उस दिन पता चल जाएगा कि अंबानी के बच्चे में टैलेंट है या आदिवासी के बच्चे में टैलेंट है। उस दिन पता चलेगा, उस दिन पता चलेगा। तो एजुकेशन पर पैसे की जरूरत है, उस पर खर्चा किया जा सकता है। ये अभी भी कहते हैं कि हम 2030 तक केवल 50% भारत के युवाओं को हायर एजुकेशन में लाएंगे। इसका मतलब 2030 में भी भारत के युवा जो है वो हायर एजुकेशन से जो है वो वंचित रह जाएंगे, वो महरूम रह जाएंगे। तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हर जगह रोजगार निर्माण हो सकता है। कौन कहता है कि गांव में रोजगार निर्माण नहीं हो सकता? स्वामीनाथन आयोग ने इस बात को बहुत डिटेल में बताया। क्या डिटेल में बताया? हाउ टू मेक अवर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, हमारी कृषि को, कृषि उद्योग कैसे बनाया जाए। इसके लिए
स्वामीनाथन आयोग ने रिकमेंडेशन किया। आज भी 50% से ज्यादा आबादी ये कृषि पर डिपेंड है। अगर कृषि को उद्योग बना दिया जाए तो गांव के लोगों को शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव में बहुत बड़े पैमाने पर पैसा आने लगेगा। हाँ, शिक्षा एजुकेशन के लिए शहर जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गांव में रहकर उनका इनकम जो है वो ऊपर आ सकता है। हमको हमारी कृषि को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बनाने की जरूरत है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में देखिए आप, ये हमारे लोग अभी मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मेड इन चाइना का मोबाइल है, वो मेड इन इंडिया का मोबाइल नहीं है, वो मेड इन चाइना का मोबाइल है। दुनिया में चीन अमेरिका के बराबर, उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका के बराबर क्यों आ रही है? क्योंकि चाइना ये सबसे ज्यादा साइंस को मानता है। किसको मानता है? साइंस को मानता है। इंडिया सबसे ज्यादा रिलीजन को मानता है। कोई भी रिलीजन हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। इंडिया सबसे ज्यादा किसको मानता है? रिलीजन को मानता है। चाइना सबसे ज्यादा किसको मानता है? साइंस को मानता है। साउथ कोरिया साइंस को मानता है। जापान साइंस को मानता है। यूरोप साइंस को मानता है। दुनिया के जो जो देश आगे गए वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर आगे गए। हम धर्म को मान रहे, हम एजुकेशन भी ऐसे दे रहे हैं। मैं अभी रास्ते में आया, मैथिली शरण गुप्त का एक पुतला दिखा, बेटे से आते आते मैथिली शरण गुप्त का एक पुतला दिखा। शायद उनको सम्मानित कवि देश का कुछ ऐसा कुछ अवार्ड दिया है। आप लोग जाना चाहते हिंदी बैंड में एक कविता इन्होंने भी गाई। मैं तो कविता इतनी अच्छी नहीं गा सकता, लेकिन आप लोग कविता अच्छा गाते हैं, यूपी बिहार वाले लोग, आपका कल्चर है वो। पर मैं आश्चर्यचकित हुआ, मैथिली शरण गुप्त के स्टैच्यू में स्टैच्यू तो लगा दिया, लाठी लेकर उम्र बढ़ गई, चलने के लिए लाठी का सहारा हुआ, लाठी उस पुतले के हाथ में है, लेकिन एक स्टैच्यू के हाथ में मुझे किताब नहीं दी। आपको शायद किसमें अटपटा नहीं लग रहा है। आप सोचो अगर डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैच्यू में सिर्फ उंगली ऐसी रखे और इधर से कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हटा दिया जाए तो वो स्टैच्यू का क्या इंपॉर्टेंस है? आप बताइए मुझे। आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको हर कोई शिक्षा से दूर रखना चाह रहा है, आपको नॉलेज से दूर रखना चाह रहा है, आपको साइंस से दूर रखना चाह रहा है। और मैं ये मानता हूं कि इंसान को शायद धर्म की जरूरत हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, ये उसका व्यक्तिगत चॉइस है। इंसान को शायद धर्म की जरूरत हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, ये उसका व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन इंसानियत को और दुनिया को विज्ञान की जरूरत है। इंसानियत को और दुनिया को विज्ञान की जरूरत है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। आज हम कपड़े में एक्सपोर्ट करते थे, हम कपड़े में एक्सपोर्ट करते थे। आज बांग्लादेश हमसे ज्यादा अच्छा कपड़ा बनाकर बेचता है। बांग्लादेश इंडिया से ज्यादा अच्छा कपड़ा बनाकर बेचता है, वो हमसे आगे चलेगा। दुनिया की कोई क्वालिटी प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता। मेक इन इंडिया, फेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, फेक इन इंडिया। गुजरात मॉडल, फेक मॉडल, गुजरात मॉडल, फेक मॉडल। आप कहते भारत में बनाओ। और ये हमारे उत्तर प्रदेश के लीडर थे और वो बाद में अभी हमारे रक्षा मंत्री बन गए। क्या नाम है उनका? आपको याद है? मैं तो भूल जाता हूँ। क्या नाम है उनका? क्या? कौन से सिंह? पता नहीं कौन से सिंह है। अभी वहां फ्रांस में जाके, इनकी मजा देखो, फ्रांस में जाके ये कह रहे हैं हम चाइना से डर है, अटैक करेगा, पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो झगड़े की बात करता है, उससे डर है, तो हमको एयरफोर्स स्ट्रांग करना है। तो एयरफोर्स स्ट्रांग करने के लिए 30 साल से ज्यादा हो गया तेजस प्रोजेक्ट पे लाइट एयरवेट कॉम्बैट जो प्लेन है 30 साल हो गए इंडिया बना रहा है।
अभी तक हमारे देश में वो प्लेन नहीं बना पाए। तो ये कहा कि नहीं भैया हम बहुत पीछे हैं, तो समझदारी दिखाई, बोले फ्रांस से प्लेन ले लो। अब उसमें क्या घोटाला था वो जाने दीजिए, वो तो निकला नहीं राफेल डील में, लेकिन राफेल एक प्लेन है, ठीक प्लेन है, अच्छा प्लेन है, उसको लाने गए। अब ये हमारे जो मंत्री थे, कौन मंत्री थे, क्या कौन से सिंह है वो, मुझे लगा यार सर पे सिंह तो नहीं है, सही में मैं ये सोच में पड़ गया कहीं सर पे सिंह तो नहीं है। तो ये उधर प्लेन को जब लाने गए तो नींबू मिर्च लगा दी उधर में। अरे यार, अगर नींबू मिर्च की जरूरत है तो पाकिस्तान बॉर्डर पे नींबू मिर्च रखो, मिसाइल को जो है प्लेन की क्या जरूरत है, आपके नींबू मिर्च से ही आपका डिफेंस हो जाएगा। एक और ऐसे मंत्री है, इनके नमूने मंत्री बताता हूं। ये आपको बोलते ना SC/ST के लोगों को कि इनको कुछ नहीं आता, तो मैं बताता हूं इनको क्या आता है। ये लोग SC/ST के आपके लोगों को बोलते हैं ना, रोज अपमान करके आपकी गाली देते हैं। तो आज आपका बदला लेने के लिए आया हूं मैं इनके साथ में। एक पीयूष गोयल है, तो पीयूष गोयल इनका ट्रेजरर है बीजेपी का, और उसके प्रेजेंस में बीजेपी के पास बहुत पैसा आया इधर उधर से, सफेद काला सब, और बीजेपी सबसे अमीर पार्टी हो गई। लेकिन ये बीजेपी का फाइनेंस मिनिस्टर, बीजेपी का पार्टी का ट्रेजरर, वो जब भारत का मिनिस्टर बना तो मुझको ये नहीं मालूम अभी तक, जो 10वीं कक्षा का बच्चा बता देगा साइंस का पढ़ा हुआ कि लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन ये आइंस्टाइन ने जो है खोजा या ये न्यूटन ने खोजा, ये 10वीं का बच्चा बता देगा। ये कहता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन आइंस्टाइन ने खोजा, और कहता है कि आप कैलकुलेशन मत लगाओ, ये मत पूछो कि हम $5 ट्रिलियन 2025 तक हमारी इकोनॉमिक्स को कैसे बनाएंगे। $5 ट्रिलियन का मतलब होता है आज के डॉलर के रेट से 350 लाख करोड़ रुपया। आज भारत का GDP 210 लाख करोड़ रुपया नॉमिनल प्राइसेस में है। यदि 2025 तक अगर 350 लाख करोड़ रुपया आज के रेट से जाना है तो 18% से ज्यादा आपको ग्रो करना पड़ेगा। आप 8% से ग्रो करते करते 5% के आ गए। ये महाशय कहते हैं कि कैलकुलेशन मत लगाओ। इनको ये भी नहीं मालूम कि साइंस में मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नमूने प्राइम मिनिस्टर के नमूने मंत्री हैं। और कितने नमूनों की बात बताओ। बीजेपी का मैंने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? क्योंकि 2014 में हमारे कानों में बहुत आया, इसका नाम वो, उसका नाम वो, उसका नाम वो, तो मैंने बीजेपी का 2 नाम दिए। लेकिन आज मैं एक नाम बोलता हूं उनके लिए। बीजेपी का मैंने नाम दिया BJP। क्या? BJP। भोंदू, भोंदू समझते हैं ना? भोंदू जानता नहीं पार्टी। भोंदू जानता नहीं पार्टी। भोंदू जानता नहीं पार्टी। ये बीजेपी जो है इसको कुछ आता नहीं है। ये देश को आगे नहीं ले जा सकती। जहां जहां कमल खिलेगा वहां वहां कीचड़ होगा। जहां जहां कमल खिलेगा वहां वहां कीचड़ होगा। क्योंकि कमल कीचड़ के अलावा कहीं खिलता नहीं है। पहले कीचड़ बनाता है फिर खिलता है। पहले जाति का कीचड़ बनाता है, फिर धर्म का कीचड़ बनाता है, फिर लव जिहाद का कीचड़ बनाता है, फिर फ्री फिटिंग का कीचड़ बनाता है, फिर 370 की बात को करता है, फिर 5 लाख दिए जलाने की बात करता है। तमाम तरह का कीचड़ बनाता है, फिर कमल जो है वो खिलता है। इसलिए अगर यूपी और देश को कीचड़ से साफ करना है तो प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान काम में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान काम में नहीं आएगा। आपको सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं, कमल को खिलने से रोकना पड़ेगा, उसको कुचल कर खत्म करना पड़ेगा। कमल को खिलने से रोकना पड़ेगा, कुचल कर जो है वो उसे समाप्त करना पड़ेगा। तो E4, H2, S2, R2, एंटरप्रेन्योरशिप,
बिजनेसेस को लाया जाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज को स्टडी कर रहा था, मुझे सरप्राइज हुआ कि उत्तर प्रदेश में लेदर का बहुत बड़ा व्यापार है, लेदर का। और लेदर को काम करने वाले हमारे गरीब समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन मैं जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज को स्टडी कर रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं लेकिन इंडस्ट्री नहीं है। तो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जा सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जानी चाहिए। इसके साथ जो है एंडाउमेंट संपत्ति आपकी बनाई जानी चाहिए। लोग कहते हैं कि गरीबी समाप्त नहीं हो सकती। मैं गरीबी को समाप्त करने का और एक सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। क्या फॉर्मूला दे रहा हूं? यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई। क्या यूबीआई है? भारत के बजट से 1.6% से लेकर 2% केवल खर्चा आएगा भारत के जीडीपी का। जितने भारत के गरीब है, 36 करोड़ लोग लगभग भारत में गरीब है, उनको मैंने कहा 3,000 रुपया दे दो। कितना दे दो? 3,000 रुपया दे दो हर एक को, और उसको उसके साथ में एजुकेशन, हेल्थ और बाकी पॉलिसी जोड़ दो। कोई इंसान भूखा नहीं मरेगा। नो सिटीजन ऑफ इंडिया विल गो हंग्री टू बेड। कोई भूखे पेट जो है वो सोने को नहीं जाएगा। किसी को ये चिंता नहीं रहेगी कि मैं कल क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा, आज क्या कमाऊंगा, कल क्या खाऊंगा। ये चिंता समाप्त हो जाएगी। फिर उसको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट और बाकी चीजों में जो है वो लगा दो। भारत से गरीबी 5 साल के अंदर में कम हो सकती है, समाप्त हो सकती है। तो E4 का एंडाउमेंट और संपत्ति होना चाहिए, हेल्थ, हाउसिंग, हर एक को स्वास्थ्य की पॉलिसी होना चाहिए, हर एक को आवास दिया जाना चाहिए, उसके लिए बजट में प्रोविजन किया जा सकता है। स्किल्स, हर एक को हुनर, कौशल सिखाने की जरूरत है, टैलेंट सिखाने की जरूरत है। सोशल सिक्योरिटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ये हर एक को कराने की जरूरत है। और SR2 रिप्रेजेंटेशन, यानी जितनी संस्थाएं हैं भारत की, उसमें सब में SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज का और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। और R2 यानी रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन को केवल गवर्नमेंट सर्विस में नहीं, अब जुडिशरी में लाने का समय आया है, प्राइवेट सेक्टर में उसको लाने का समय आया है। अगर E4, S2, R2 पर यदि आप इस पैसे को खर्चा कर दे तो भारत के अंदर 10 साल से भारत से गरीबी जा सकती है, पिछड़ापन जा सकता है और भारत पहले 10 घंटे में आ सकती है। ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। ये काम करने के लिए आपकी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। आपके पास टैलेंटेड लीडर्स एंड टैलेंटेड मिनिस्टर्स एंड आपके ऑफिस बेयर्स होने चाहिए। हम API को वैसे डेवलप करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझेंगे और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को यूपी के अंदर में बड़े पैमाने पर स्प्रेड करेंगे। मुझे कल रात से लोग कह रहे हैं कि सर आप यूपी में आए हैं तो यूपी में आप ज्यादा समय दीजिए। कुछ लोगों ने तो मुझे कहा कि सर आप यूपी में ही रुक जाइए, आप यूपी में रुकेंगे तो यूपी में जल्दी जो है आपको सफलता मिलेगी और यूपी जल्दी बदलेगा। क्या आपको लगता है ये जो सब लोग कह रहे हैं कल रात से, ये सही बात है? वो मुझे कह रहे हैं कि सर आप यूपी में ज्यादा ध्यान दीजिए, यूपी में अगर आप ध्यान देंगे, अगर रुककर तो ज्यादा आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा और यूपी में जल्दी बदलाव आएगा। यदि आपकी तमन्ना सच्ची है, यदि आपने जो विज्ञान सिखा रहा हूँ, जो नीति अनेक अंगों मकों की, कॉस्मो ह्यूमनिज्म, यानी दुनिया एक लॉ से, एक नियम से नहीं चलती है। दुनिया में कई लॉज और कई नियम हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ है, सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, डोमेस्टिक लॉ है, लॉ ऑफ स्पेस है, कई लॉ से चलती है। उसी तरह जो सृष्टि है वो भी अनेक लॉ से चलती है। लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ बिग बैंग, न जाने कितने लॉ है जिससे सृष्टि चलती है। एक कानून से दुनिया नहीं चलती, सृष्टि नहीं चलती, अनेक कानूनों से दुनिया चलती है, सृष्टि चलती है। उनको समझकर, उन पर एप्लीकेशन करके एक समाधान नहीं, अनेक समाधानों से बदलाव आता है। अनेक नियम, अनेक समाधानों से बदलाव आता है। ये
अनेक अंगों मतों है, जिसका आधार विज्ञान, सत्य, मानवता और सभी जहाँ जीवन है, चाहे वो पेड़ पौधे क्यों ना हो, प्राणी क्यों ना हो, जिसको हम इकोसिस्टम बायोस्फीयर कहते हैं, वो तमाम जो हम नेचर का पार्ट है उनके बैलेंस में है, उनके लिए भी ये पॉलिसी है। तो अगर आप विज्ञान को, सत्य को और मानवता को समझेंगे, अगर अनेक अंगों मतों को समझेंगे और अगर एपीआई को आप बड़ा करेंगे, तो अब तक यूपी में जो भी अच्छा काम हुआ, जो भी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स ने अच्छा काम किया, हमारी जी ने नाम लिए, उन्होंने कुछ भावना व्यक्त की, तो मैं भी ऐसे लीडर्स का रिस्पेक्ट करते आया हूँ। लेकिन एक नए साइंस को समझकर ये सब काम हमें करना होगा और मैं समझता हूँ कि यदि आप ये काम करने के लिए तैयार है तो मैं आपको एक वादा देता हूँ। मैं आपको ये वादा देता हूँ कि अब तक आपने जो कुछ अच्छा काम किया, जो सही हो गया वो सही हुआ, जो छूट गया वो छूट गया, जो गलत हो गया उसको ज्यादा गम मत कीजिए। लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूँ कि यूपी सबसे सक्सेसफुल स्टेट बनेगा और आप लोग इसके जो है वो दिशा तय करेंगे। ये बात मैं आप लोगों को जो है वो कह सकता हूँ कि यूपी से जो है वो देश की दिशा आप लोग तय करेंगे। ये वादा मैं आपको जो है वो कर रहा हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले बार जब मैं आऊँ तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो लोग इकट्ठा हो और यूपी में जो है हम लोग चुनाव लड़े। गवर्नमेंट को बनाना इसलिए जरूरी है और स्टेट और सेंटर में हमारे एमपी एमएलए इसलिए होना जरूरी है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, संघीय प्रणाली है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। अगर केवल स्टेट में सरकार होती है तो आप केंद्र के पावर को यूज नहीं कर सकते। अगर केवल केंद्र की सरकार है तो आप स्टेट के पावर्स को यूज नहीं कर सकते। इसलिए राज्यों में भी एमएलए चाहिए, केंद्र में भी एमपी चाहिए। एक राज्य में नहीं, हर राज्य में एमएलए होना चाहिए, हर राज्य में धीरे धीरे सरकार बनना चाहिए और देश में भी सरकार बनना चाहिए। और ये नीति को यदि लागू कर दिया जाए तो भारत, मैं चैलेंज से कहता हूं कि 10 साल के भीतर भारत, ये नया भारत बन सकता है। भारत ये मोद वेड़ची गोंडवाना बन सकता है। मोद वेड़ची गोंडवाना, मोद वेड़ची यानी एनलाइटनमेंट, ये ट्राइबल वर्ड है और 50,000 साल पहले का वर्ड है। मोद वेड़ची जब संस्कृत नहीं थी उसके पहले का शब्द है, इसलिए इसको मैंने चॉइस किया है। मोद वेड़ची गोंडवाना, ये भारत के पहले हमारे देश का नाम गोंडवाना हुआ करता था, कोयामुरी द्वीप हुआ करता था, सिंगार द्वीप हुआ करता था, बाद में भारत हुआ। इसलिए 10 साल में नया भारत मोद वेड़ची गोंडवाना बन सकता है। ये बात मैं आपको दावे से कहता हूँ। यदि आप ये काम करना चाहे तो मैं आप लोगों के साथ हूँ और यूपी में हम बदलाव लाएंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय विज्ञान, जय संविधान। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भीम, मोद वेड़ची गोंडवाना, जय प्रभुत्व भारत।